सो ओके एवरीवन, स्टार्ट करें यहाँ से क्लास। लास्ट क्लास में हमने कोस्ट शीट को बहुत कंप्लीट डिटेल में रिवाइज किया था। उसका एक पार्ट पेंडिंग था लेक्चर 2 के अंदर। दिस इज योर लेक्चर 4 है ना। लेक्चर 1 थ्योरी पार्ट पे था फर्स्ट चैप्टर की। लेक्चर 2 में कोस्ट शीट स्टार्ट हुई थी, उसका एक पेंडिंग पार्ट था जो लेक्चर 3 में हुआ था, है ना। सेटअप के कारण लास्ट क्लास में हम ज़्यादा नहीं कर पाए थे, सेटअप वहाँ पे लग रहा था अभी। तो लास्ट क्लास में लेकिन कोस्ट शीट कंप्लीट हो गई थी हमारी। उसमें से डाउट है किसी का आप में से, या जो लोग भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इस टाइम, तो उनका जो भी डाउट है। सर एक बार फॉर्मेट दिखा दो दोबारा प्लीज। फॉर्मेट दिखा देता हूँ बेटा, मैं बीच में दिखा देता हूँ एक बार ना। कोई उसमें से डाउट है तो बताओ। नो सर। फॉर्मेट अभी आपके सामने आ जाएगा ना, वेट करो 2 मिनट, क्योंकि अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो फॉर्मेट ही आएगा आपके सामने। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवरीवन, आज से हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं। बुक्स परचेज कर लीजिए, कोशिश करिए न्यू बुक परचेज करनी है, नहीं तो लास्ट ईयर का एडिशन भी चल जाएगा, उससे ओल्ड मत लेना। तो चैप्टर 2 कोस्ट शीट, क्योंकि चैप्टर 1 में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट थ्योरी है। मैंने थ्योरी का एक पार्ट आपको करवा दिया था, व्हाट इज कॉस्ट काउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, फाइनेंशियल काउंटिंग के साथ डिफरेंस। बट उसको और डिटेल में पढ़ने के लिए अभी आपको न्यूमेरिकली चैप्टर्स को करना होगा, देन आप उस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आगे की थ्योरी पार्ट। तो लेटर स्टेज पे आप कर सकते हो। कॉलेज में करवाएंगे तो जितना समझ आएगा वो आपको, आपके लिए बोनस है। बट हमारा जो मेन कॉस्ट काउंटिंग के न्यूमेरिकल पार्ट है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर 2 कॉस्ट शीट, और उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर बुक्स आपके पास है तो बुक ओपन कर लीजिए। बुक का पेज नंबर है 2.40, सेकेंड चैप्टर, पेज नंबर 40। ठीक है, अभी मैं आप सबके साथ एक राउंड लेता हूँ इस पूरे क्वेश्चन का, चेक करते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। नंबर 1, रॉ मटेरियल। जिसको भी आंसर आता हो बेटा इमीडिएटली बोलना है, अनम्यूट कर लो। रॉ मटेरियल कहाँ आता है? हाँ, थोड़ा लाउड बोलेंगे बेटा। रॉ मटेरियल, हाँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन में, कंज्यूम्ड बोलना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में। ये रॉ मटेरियल क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, या क्लोजिंग स्टॉक है? क्या है ये? जो आपको अभी सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बुक की पिक है हमारे पास, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। रॉ मटेरियल 33,000, इसे हम क्या मानेंगे? इट्स ए परचेज। कितना रॉ मटेरियल आपने एक साल में परचेज किया है। सिंपल जब लिखा होता है ना, हम उसको परचेज मानते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन होंगे तो हम उसकी एडजस्टमेंट पास कर देंगे, ओपनिंग प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस हो जाएगा। अदरवाइज रॉ मटेरियल परचेज इटसेल्फ क्या बन जाता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बन जाता है बेटा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। गोट इट एवरीवन, चले आगे। नंबर 2, रेंट एंड टैक्सेस। ये कहाँ आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। वेरी गुड, क्योंकि रेंट और टैक्स किसका है? ऑफिस का। अगर रेंट और टैक्स के साथ लिखा होता वर्क्स, वर्क्स मीन्स हमारा वर्क स्टेशन, फैक्ट्री, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है। प्रोडक्टिव वेजेस, ये क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हाँ, हम सब लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो कुछ बातें आप मुझे अभी बताओगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा, राइट। प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट वेजेस का नेम है। इसको 3 नाम है, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। हमें हर एक कंटेंट की नॉलेज लेनी है। परफॉर्मा बाद की बात है, वो तो 2 या 3 क्लासेस में आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आगे वाटर सप्लाई, हाँ, क्योंकि वर्क्स लिखा है। अब अगर वर्क्स नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं आप? ये सभी क्या मानते हैं बेटा? सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नहीं नहीं, जो वाटर सप्लाई है ना, अब ये ड्रिंकिंग वाटर तो नहीं हो सकता। ड्रिंकिंग वाटर तो जैसे मिनरल वाटर हमारे ऑफिस में मिलता है ना, वो तो एक नॉर्मल एक्सपेंस है ऑफिस का। जब वाटर सप्लाई लिखा होता है दैट इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न,
जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर की कंजम्पशन होती है, जहाँ वाटर से कुछ फ्यूल की तरह से उसको हम यूज़ करते हैं या उसको मैन्युफैक्चरिंग में, वॉशिंग में। तो वाटर सप्लाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। प्लस वन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे लिखा होता था फ्यूल एंड वाटर के वर्ड होता था। एक और वर्ड था मेरे माइंड से स्पेस हो गया, वाटर के नाम से था लाइट एंड वाटर। यस, लाइट एंड वाटर। ये हमारी ट्रेडिशनली अजम्पशन है कि अगर लाइट एंड वाटर लिखा है तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। गॉट इट? तो वाटर सप्लाई या वाटर के साथ कुछ वर्ड आ जाए तो उसे फैक्ट्री का मानना है। बट अभी फिलहाल ब्रैकेट में लिखा है इट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपकी उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने टफ नहीं डाला, इसको इजी रखा क्वेश्चन को। सेकंड, हाँ जी, अगर नहीं दिख रहा तो बेटा फिर दोबारा पिक इनवाइट करूं, दोबारा पिक मंगवाए हम क्लोज पोज की, आप डाले दो। सर ग्रुप में तो क्लियर है सर। नहीं, फिर रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा ना। मुस्कान प्लीज आप ना इसका क्लोज पोज सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ओके सर। हाँ सिर्फ ये वाला पार्ट, वो फोन साइज बड़ा हो जाएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस से लेकर इसके आंसर तक इसकी पिक शेयर करो, सिर्फ इस क्वेश्चन की, इस वाले पार्ट की। तब तक रीड करते हैं। अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऐसे तो सुन ही रहा है ना सबको। अनप्रोडक्टिव वेजेस ये कहाँ आएगी? हाँ जी बेटा, अनप्रोडक्टिव वेजेस किसकी होती हैं समझाया हुआ है बहुत डिटेल में भी। हमने 2 दिन लगाए हैं इंट्रो पार्ट पे, थ्योरी पार्ट पे। दोनों दिन ये बात हुई थी कि 2 तरह की वेजेस होती है, एक डायरेक्ट वेजेस, एक इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, जिसको हम रॉ मटेरियल के साथ ऐड करके क्या निकालते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ आएगी? हाँ जी, फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ आएगी? ऑफिस ओवरहेड्स। नहीं नहीं बेटा, ऑफिस ओवरहेड्स नहीं। फैक्ट्री की 2 लेबर्स होती हैं। एक लेबर होती है डायरेक्ट जो मशीन पे काम करती है, उसको छोड़ के अब उसका जो उस मशीन मैन का जो असिस्टेंट है ना, हेल्पर जिसको कहते हैं, या सुपरवाइजर, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो अटेंडेंस नोट कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, दिया था ना एग्जाम्पल। तो 2 या 3 क्लास में सब आपके माइंड में सेट हो जाएगा, डोंट वरी। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। तो बेटा इस पे लिखो एफ, फैक्ट्री ओवरहेड्स का एफ लिख लो यहाँ पे। ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, इन्हें हम 3 नेम देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो आपको लाइक करता है आप वो लिख लो, एफ या डब्ल्यू या एम। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, यस एवरीवन? फैक्ट्री ओवरहेड। यस, आज का डे क्या है आप समझ गए होगे। आज का डे हम क्लासिफिकेशन पे लगाएंगे। फर्स्ट 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में हमने जस्ट थ्योरी पार्ट किया है, प्रोफोर्मा देखा है। प्रैक्टिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सर आपका पूरा फोकस, बाकी सारे कामों से ध्यान हटा लो, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ। मैं भी इस टाइम बड़ा कंफर्टेबल बैठा हूँ, आराम से रिलैक्स हो गए। बस हमारा फोकस इसी बात पे है कि कौन सा वर्ड कहाँ आता है, ठीक है। और सब डिस्कशंस बंद कर दो माइंड में जो चल रही है ना। उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब आपके माइंड में कुछ और नहीं चल रहा तो आप जब एक काम पे ध्यान लगा रहे हो, एक चीज पे, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है इस टाइम मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इस टाइम अपना मोबाइल चेक कर रहे हो, कोई मैसेज आया है, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन उस तरफ है, तो यहां से हटगी कोई वर्ड मिस हो जाएगा। तो इसलिए 1 मिनट के लिए बस सामने देखो ध्यान से। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री वर्ड लगे तो कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। अब अगर फैक्ट्री वर्ड हटा दिया जाए, सिंपल लिखा हो लाइटिंग, तो कहाँ आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कुछ चीजें हमने प्लस वन की यूज करनी है। देखो जो चीज हमें आती है वो तो हम यूज करेंगे ना। तो प्लस वन के कुछ बेसिक्स हमारे दिमाग में है। फाइनल काउंट्स हमने सेम 1 में भी किया है, सेम 2 में भी किया है।
तो खैर हम लोग उतना नॉलेज तो रखते हैं अपने पास, उसी ऑब्जर्वेशन पावर को यूज करते हुए आपने आंसर्स मुझे बताने हैं। जहां नीड होगी मैं करेक्ट कर दूंगा। सॉरी, फैक्ट्री वर्ड हटा दिया जाए तो वर्ड हो गया लाइटिंग। तो लाइटिंग को मानते हैं एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो हमारे ऑफिस का होता है। फैक्ट्री लिखा है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो फैक्ट्री के आगे कुछ मर्जी लिखा हो वो आपने पढ़ना ही नहीं आगे। अच्छा अगर लिखा हो हीट एंड लाइट, हीटिंग वर्ड हमेशा मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड होता है। तो अगर आपको लिखता है लाइटिंग तो वो ऑफिस का है, हीटिंग तो वो फैक्ट्री का, हीटिंग एंड लाइटिंग फैक्ट्री का, लाइट एंड वाटर फैक्ट्री का। तो ये कुछ चीजें स्टैंडर्ड हैं। बेटर क्या है, जो जो मैं समझाता जाऊंगा आपको इस चैप्टर का, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है आपका, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स के ऊपर कमांड करनी है आपको। एक मिनट, आपको बुक में ना नोट्स बनाने हैं इसके ऊपर, चाहे बुक के ऊपर लिखते रहो बेटा। आपने बुक पढ़ ली, क्या करना है आपने कि अगले साल के लिए आपने बुक बचा के रखनी है, ठीक है ना। हमें आगे नेक्स्ट जनरेशन के को थोड़ी बुक देनी है ये वाली, आपको खुद के लिए पढ़ ली उतना ही बहुत है बेटा, पैसे पूरे हो गए हमारे। तो बुक पे अब देखो टॉपर्स की बुक कैसे भरी होती है, नोट्स नोट्स पे नोट्स होते हैं, स्टिकर पे स्टिकर लगा लगा के उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होता है, क्योंकि ये आपके लिए एक एसेट है। इस पे नोट्स क्रिएट करो। कॉपीज फिर कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाती हैं, बुक को हम बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। तो इस पे नोट्स जो मैं समझाता जा रहा हूँ ना, पेंसिल से नोट्स लिखते जाओ, फिर बुक खराब नहीं होती अगर पेंसिल से लिखते हो आप। यस बेटा। सर जो वाटर के एक्सपेंसेस है वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्यों आएंगे सिर्फ, वो तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आ गए ना, वाटर तो हमने उधर भी यूज किया है। फिर वो उस वे में लिखा नहीं होता उसको ना, वो जनरल एक्सपेंसेस बन जाते हैं। फिर अगर हम मिनरल वाटर मंगा रहे हैं, 100 रुपए की बोतल आ रही है मान लो मिनरल वाटर की फॉर एग्जांपल, तो वो जनरल एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाता है। स्पेशल वाटर सप्लाई या वाटर वर्ड फैक्ट्री के लिए यूज होता है, क्योंकि तब हम शायद कोई वाटर का स्पेशल बिल पे कर दें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मोटिव पावर। से फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। हाँ, क्योंकि ये पावर का बिल है, पावर पे क्या चलती है, मशीन्स। और लाइटिंग का बिल होता है फैन ट्यूब्स का। उस अब ये थोड़ी कि फैन ट्यूब्स ऑफिस में नहीं है, सॉरी फैक्ट्री में नहीं है, तो किसी बेस पे तो हमें क्लासिफाई करना है ना इसको, कि सिंपल लाइटिंग हमारे ऑफिस का हो गया, और हीटिंग और पावर ये हमारे ऑफिस फैक्ट्री का हो गया। अब फैक्ट्री में जब पावर का बिल आता है तो मशीन्स और एसी और फैन ट्यूब सबका मिला के आ जाता है, फिर एक बिल तो एक ही आएगा ना हमारी फैक्ट्री का। पर पावर मतलब बड़ी मशीन चल रही है उसके ऊपर, तो मोटे पावर फैक्ट्री। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है हाँ जी, नेक्स्ट क्या लिखा है एवरीवन, दिख रहा है सबको। Hall. पॉलिश क्या होते हैं, ये ना हमारी फैक्ट्री में ना जैसे कई मीनिंग है इसके, अलग अलग इंडस्ट्री में कई मीनिंग है। मैं आपको बड़ा लेमन सा मीनिंग बताता हूँ। जैसे फैक्ट्री के अंदर हमें किसी चीज को उठा के ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल मशीन्स होती हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सर ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे कह सकते हैं। हाँ वही चीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े, जैसे मैं देखता हूँ ना, जैसे मैं कई बार मेट्रो में जाता हूँ, तो मेट्रो में वो एक ट्रॉली लेके घूम रहे होते हैं, है ना, ड्राइवर चला रहा होता है, और वो फिर बड़े बड़े सामान को उठा के हाइट पे ले जाके रख देते हैं, वहीं से वो निकाल लेते हैं बॉक्सेस को। तो सर कहीं ना जो कहीं व्हीकल्स हम गोडाउन में यूज करते हैं उनको कह सकते हाँ हाँ, बाकी और भी कई मीनिंग है इसके, इंडस्ट्री स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं वो सब, मतलब फैक्ट्री की टर्म है जहाँ पर हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को बचाने के लिए, ले जाने के लिए मशीन्स होती हैं, उनका एक्सपेंस है। तो वर्क्स इसलिए लिखा है बिकॉज यू आर नॉट द इंडस्ट्री स्टूडेंट्स, आप एक अकाउंटिंग स्टूडेंट हो, तो आपको अगर ये वर्ड सामने आता है तो या तो मैं समझा दूंगा या उसके साथ वर्क्स लिखा हुआ है, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हैं। भी मैन्युफैक्चरिंग में रहते हाँ, अगर वर्क्स लिखा है फिर तो आंखें बंद कर लो, वर्क्स का मतलब है ही फैक्ट्री। फैक्ट्री वर्ड लिखा है, वर्क्स लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग लिखा है। अब उसके बिना मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रखने कि सिंपल अगर हॉलीज लिखा है तो आपको तब भी फैक्ट्री में लेके जाना है। आगे डायरेक्टर्स फीस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव है। हाँ नेक्स्ट, तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव है। डायरेक्टर फीस नहीं, राहुल ऐसे नहीं देख के बोलो बेटा, मैंने देखा नहीं। डायरेक्टर फीस के साथ क्या लिखा है ब्रैकेट सो वर्क्स लिखा है। फिर आपने ऑफिस क्यों बोला,
तो पढ़ा है ना, तो वो डायरेक्टर फीस बोला तो आप। हाँ, तो ब्रैकेट में लिखा है वर्क्स, तो वर्क्स का मीनिंग वो किसकी है? फैक्ट्री की। फैक्ट्री की है, यस। नेक्स्ट। अच्छा, डायरेक्टर फीस मतलब वैसे तो अब नॉर्मली हर बार ना आपको दो मीनिंग निकालने हैं इसके, कि अगर नॉर्मली लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है ऑब्वियस फॉर्म में बाय डिफॉल्ट, और स्पेसिफिकली वर्क्स लिखा है फिर तो सोचने नहीं है। नॉर्मली अगर लिखा है डायरेक्टर्स फीस तो वो ऑफिस की होती है। आगे जाके आपने ये नहीं पूछना कि सर आपने कहा था वर्क्स, वो लिखा है मैंने नहीं कहा। अगर नहीं लिखा होता तो डायरेक्टर्स फैक्ट्री में थोड़ी जाते हैं कभी, वो डायरेक्टरशिप है वो तो उनकी, है ना। जैसे स्कूल के जो ओनर होते हैं वो क्लासरूम में पढ़ा तो नहीं रहते, ये तो हमारा कोचिंग सेंटर एक चीज एग्जाम्पल हो सकता है उसकी। स्कूल में जो स्कूल का चेयरपर्सन है ना, ओनर्स हैं, जिनको मैनेजमेंट भी बोलते हो कई बार आप, वो क्लास में थोड़ी पढ़ा रहे हो, क्लास में टीचर पढ़ाता है बेचारा, वो प्रिंसिपल भी टीचर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हायर अथॉरिटी है जिनका स्कूल है ना, मैनेजमेंट है जो, दे ओनली डू द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो तो फिर बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, उसमें डिसाइड करते हैं। एग्जीक्यूट तो स्कूल टीचर्स को, प्रिंसिपल को, कोऑर्डिनेटर्स को करना होता है सब कुछ। तो आई थिंक माइंड में सेट हो गया, डायरेक्टर्स हमेशा ऑफिस में बैठते हैं। हाँ, अगर लगता है कि हमारी कंपनी में एक फैक्ट्री को भी डायरेक्टर की जरूरत है तो हम कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, कोई भी पर्सन फैक्ट्री लेवल पे भी अपॉइंट हो सकता है। लिखा है तो दैट, अदरवाइज ऑफिस। डायरेक्टर्स फीस ऑफिस की तो ऑफिस में जाएगी, तो ऑफिस बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्क्स बोले तो फैक्ट्री। इतना क्लियर है, तो आगे चलेंगे। यस बेटा, क्लियर है इतना? हाँ तो यस बोल, सर। हाँ तो बोल दो भाई। नेक्स्ट। अनम्यूट करने से भी डाटा बैटरी उतनी रहेगी, सब लोग भी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, पार्टिसिपेट करो आप। फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री होगी। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस। लिखा हुआ है ऑफिस, अभी ना लिखा होता तो सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस किसके होते? अगर नहीं लिखा होता ऑफिस वर्ड तो सन्ड्री एक्सपेंसेस, जर्नल फैक्ट्री। एक्सपेंसेस, यस फैक्ट्री के होते नहीं, ऑफिस के होते बेटा। जर्नल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस जिसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है वो हमारे ऑफिस के होते हैं, छोटे छोटे। जैसे अभी राहुल ने कहा था कि मिनरल वाटर आ रहा है, स्नैक्स आ रहे हैं, रिफ्रेशमेंट आ रही है, कोई स्टेशनरी आ रही है छोटी मोटी, है ना। 100 तरह के खर्चे होते हैं ऑफिस के, 10, 20, 50, 100 रुपए के कई तरह के खर्चे होते हैं, तो उनको हम लिख देते हैं जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ऑलवेज रिलेटेड टू ऑफिस। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, वर्क्स लिखा है। अगर, फैक्ट्री। हाँ अगर नहीं भी लिखा होता तो भी, मैंने आपको उस दिन लिस्ट भी दिखाई थी नोट्स के अंदर, तो उसमें भी कहा था कि जो एस्टिमेटिंग एक्सपेंस है वो वाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स को बुलाकर एस्टिमेट्स लिए जाते हैं, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, क्या प्रोपोर्शंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेट्स होते हैं। ये फैक्ट्रीज में होता है, या तो उनकी अपनी स्पेशलाइज टीम होती है। एक बड़ी फैक्ट्री में तो एस्टिमेट्स करनी, जैसे मारुति कंपनी है तो उसके जो मारुति प्लांट्स होते हैं तो वहां तो एस्टिमेटर्स उनके अपने ही होते हैं, वो पूरा एस्टिमेट लगा करके दिखाते हैं, तभी तो हर एक कार स्टैंडर्ड मिलती है आपको। आपको कभी भी एक मॉडल की 10 कारों में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम टू सेम एवरीथिंग, ठीक है। एवरी कलर, डिजाइन, एवरी सेक्शन उनको सेम मिलेगा आपको हर गाड़ी का। अगर एक गाड़ी में फॉल्ट है तो सब गाड़ी में सेम मिलेगा। तो ये एस्टिमेटर्स होते हैं जो पूरे का पूरा एस्टिमेट बना के समझाते हैं, टेक्निकल पर्सन होते हैं। ओके, जैसे घर में ना था किचन में कुछ बन रहा है, अच्छा मैं किचन की एग्जांपल यूज करूंगा इस कॉस्ट काउंटिंग में ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉस्ट काउंटिंग इंटरेस्टिंग होती जाएगी, बस ये कि आप लोग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब ये कि हमारा जो एनर्जी है तो आपसे ही है, अगर 2-4 स्टूडेंट होंगे और वो भी बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर जबरदस्ती एनर्जी लगानी पड़ती है हमें भी, मजा नहीं आता उस चीज का। तो ये आपको पता है कोविड के कारण, ऑफलाइन बैच के कारण स्टूडेंट्स वैसे ही कम है बैचेस में, बट जितने हैं हमारे लिए उतने भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। फाइनेंशियली नहीं हम देख सकते ना हर बात, आप जितने हो आपका पार्टिसिपेशन चाहिए बस, बाकी तो चलते रहता है कम ज़्यादा। रूटीन है हमारा तो टीच करना, बट आप लोगों के लिए सब्जेक्ट न्यू है, तो आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आपको बेटर
टीचिंग मिलेगी, एनर्जेटिक मिलेगी, और दूसरा मेरा जो एग्जाम्पल्स होगा ना वो बहुत ही सिंपल होगा बेटा, आपको मज़ा भी आएगा, याद भी रहेगा लॉन्ग लाइफ में। तो किचन की एग्जाम्पल बहुत यूज़ होती है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ हमारे घर के अंदर किचन जो है ना वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है, जहाँ आपके मॉम या एनी अदर पर्सन वो एक डायरेक्ट लेबर है जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स आपके किचन में क्या क्या है आपको पता ही है, वो सारे हमारे फैक्ट्री है एक तरह से। फैक्ट्री ओवरहेड्स, उनका खर्चा, जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, माइक्रोवेव चलता है, इन सब के बिल आते हैं, फ्यूल का बिल है, जैसे ये आपकी फैक्ट्री है। तो किचन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वहाँ आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी मिल जाएगा। मैं बहुत से एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फ्रिज के अंदर जो रात को वेजिटेबल बची होती है वो भी हमारी एक एग्जाम्पल होगी। मैं हर एक चीज को यूज करने वाला हूँ किचन की, क्योंकि मेरे सामने भी किचन है और आपके सामने भी है। अब देखना किचन में रात को जो डिनर बच जाता है, आपके मदर उसे किचन में रख देते हैं, सॉरी फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा होता ही होगा आपके घर पे भी, तो वो भी हमारी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में आपको वही मिलता है, सबसे पहले वो सर्व किया जाता है। तो इस तरह से बहुत कुछ है। तो जैसे जैसे आएगा टॉपिक हम बात करेंगे, टफ से टफ टॉपिक भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। जैसे वो किचन का एग्जाम्पल सामने आएगा, हमारे टफ चैप्टर्स हैं सेम 3 और 4 के कॉस्ट काउंटिंग के, सेम 4 में भी कंटिन्यू होगी सेम कॉस्ट काउंटिंग, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। आगे कहाँ पे थे अब हम? फैक्ट्री क्लीनिंग। तो अगर सिंपल क्लीनिंग लिखा हो, आज का डे ही बेटा इस पे है, अगर सिंपल क्लीनिंग लिखा है तो क्या करेंगे? तो भी हम फैक्ट्री की मानेंगे, क्योंकि क्लीनिंग एक स्पेशल प्रोसेस है जो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। आपके घर में किचन की स्लैब क्लीन होती है कि नहीं होती? डिनर के बाद फाइनली जब किचन ऑफ करते हैं हम, तो आपकी पूरी किचन की स्लैब साफ होती है। मे भी आपने कभी ना किया हो काम घर का, तो देखना आप मदर को या किसी और को करते हुए, क्लीनिंग हमेशा होगी, तभी तो नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। तो क्लीनिंग इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री। क्लीनिंग वर्ड कभी लिखा हो फैक्ट्री का है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफिस के ही होते हैं। एस्टिमेटिंग एक्सपेंस बता दिया आपको। फैक्ट्री स्टेशनरी, फैक्ट्री की, अगर नहीं लिखा स्टेशनरी तो ऑफिस की। थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ, ठीक है? ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस की। लूज टूल रिटन ऑफ, ये लूज टूल्स हमारी फैक्ट्री में होते हैं हमारी मशीन्स को ठीक करने के लिए। स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, ये सब स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये सब फैक्ट्री के वर्ड्स हैं बेटा। वापस आते हैं राइट हैंड साइड पे, फैक्ट्री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के साथ हमेशा लिखा हुआ किसका है वो, क्योंकि इसके लिए कोई बाय डिफॉल्ट रूल नहीं है। फैक्ट्री का हो गया। ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस का। लीगल एक्सपेंस, लॉयर या लीगल लाइसेंस फीस, ये सब ऑफिस के काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है बेटा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव है तो ऑफिस के होंगे हमेशा, ऑफिस वर्ड लिखा हो चाहे ना लिखा हो। रेंट ऑफ वेयर हाउस, ये पेंडिंग है हमारा, रेंट ऑफ वेयर हाउस। फिर भी वैसे बता सकते हो आप, लगाओ दिमाग, वेयर हाउस कहाँ होता है, किस पर्पज के लिए होता है? स्टोरेज के लिए, फिनिश प्रोडक्ट्स और या रॉ मटेरियल के। हाँ, और कुछ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट। ये भी बढ़िया है। अब इन दोनों में से एक तो लेना पड़ेगा। तो राहुल आपने क्या बोला था, दोबारा रिपीट करो रिकॉर्डिंग के अंदर। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का स्टोरेज के लिए। दोनों स्टोरेज एक साथ नहीं होते बेटा, याद रखना। सो वो तो अलग अलग होते हैं, पर हम लेंगे क्या? हाँ, जो रॉ मटेरियल की स्टोरेज है उसके लिए अलग से टर्म है हमारे पास, उसको बोलते हैं स्टोर्स। क्या बोलते हैं? स्टोर्स। तो जब वो लिखा होगा स्टोर्स, तो समझना वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। अभी रॉ मटेरियल उसमें पड़ा है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस उसमें पड़ी है, तो वो स्टोरेज में पड़ी है, उसको वहां से उठा के हम यूज करने वाले हैं। जैसे आपके किचन का स्टोर हो गया, रेफ्रिजरेटर भी एक स्टोर है। कुछ जो चीजें खराब हो जाती हैं हम उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, है ना? बाकी अनियन, टमाटोज या सॉरी अनियन या पोटैटोज या कुछ वेजिटेबल्स जो उनको फ्रिज की नीड नहीं होती, वो बाहर पड़ी है। शुगर, रिफाइंड ऑयल, वो फ्रिज के बाहर ही पड़ा तो स्टोर में ही है ना, चाहे आपने उसको कैबिनेट में रख दिया, या कुछ घरों में स्टोर अलग से होता है किचन का। बड़े घर की बात करें अगर हम मतलब कि जिसमें स्पेस ज़्यादा है, मेरा कहने मतलब, तो वहाँ किचन के साथ एक स्टोर बना दिया जाता है, तो बहुत यूजफुल होता है फुल लाइफ के लिए। अगर किचन के साथ एक स्टोर बन जाए जो किचन का हो स्पेसिफिकली, रूम के स्टोर अलग होते हैं। तो
किचन का जो स्टोर है बस वही हमारे फैक्ट्री का स्टोर है। वाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए, कोई ऑयल लुब्रिकेंट चाहिए, फ्यूल चाहिए, या फिर कोई वेस्ट क्लॉथ पेपर चाहिए, या कुछ भी क्लीनिंग के लिए, मशीन को चलाने के लिए कुछ चाहिए, वो सब कुछ हमें स्टोर से मिलेगा। रॉ मटेरियल तो स्टोर में मेन होते ही होते हैं। लेकिन दूसरा पार्ट है फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स को रखने के लिए ही वेयर हाउस होते हैं बेटा। वेयर हाउस किसके लिए होते हैं? फिनिश के लिए। पर सर यहाँ पे हम लोग तो सर रॉ मटेरियल भी स्टॉक करते हैं सर। नहीं करते बेटा। कौन लोग करते हो आप लोग क्या मतलब? सर जैसे कुछ भी सर कच्चा माल है तो उसको भी स्टॉक कर लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है, वो प्रैक्टिकल टर्म है कि हम कहाँ रख सकते हैं, लेकिन दीज आर कॉल्ड द अजम्पशन बेस्ड थिंग्स ना। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो एक चीज लेके चलनी पड़ेगी हमें जब हम एग्जाम में जाएंगे। तो वो थ्योरेटिकली मानते हैं कि जो रॉ मटेरियल पड़ा है वो स्टोर्स में पड़ा है। वेयर हाउस ही है ना वो भी। समझे नहीं बात आप? एक रूम है बेटा, वेयर हाउस क्या है? एक रूम है, गोडाउन है। अब गोडाउन को आप टेक्निकली स्टोर का नेम दोगे तो वो रॉ मटेरियल के लिए है। अगर आप उसको वेयर हाउस का नेम दोगे उसको, तो वो फिनिश गुड्स रखने के लिए होता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो मेरी मर्जी है ना कि मैं वेयर हाउस में क्या रखूं। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो लगने वाले नहीं है उसके ऊपर। वो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो मर्जी करो वेयर हाउस में। चाहे वेयर हाउस में ऑफिस ओपन कर लो, कौन रोकता है आपको? प्रैक्टिकल तो सब कुछ होता है, वेयर हाउस में लोग ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, वो छोड़ दो। हाँ, लेकिन थ्योरेटिकली स्टोर का मीनिंग है रॉ मटेरियल, और वेयर हाउस का मीनिंग है फिनिश गुड्स। और फिनिश गुड्स को हम वेयर हाउस में रखते हैं बेचने के लिए। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन जाता है वेयर हाउस, ठीक है। क्योंकि ऑफिस का तो एक्सपेंस हो सकता, तो वेयर हाउस में ना तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, फैक्ट्री हो सकता है ये, और ना ही ऑफिस होता है। करने को हम जो मर्जी कर लें, वो तो अपनी मर्जी है फिर। तो वेयर हाउस में फिनिश गुड्स होती हैं बेचने के लिए, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है ये। तो अब फैक्ट्री के लिए एफ लिख लो, वो तो आप समझते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस के लिए ए या ओ लिख लो, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एस डी लिख लो, है ना। आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है एस डी, तो उस पर एस डी लिख लो आप। नेक्स्ट नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री। ऑफिस बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ, एंड डिलीवरी वैन्स, यस, क्योंकि हमें सेलिंग करने के लिए जाना है वैन्स के अंदर प्रोडक्ट को, फ्री होम डिलीवरी के लिए, या कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस हो सकता है, वट एवर। अगर ये हमारा एक्सपेंस है, मतलब हम अपने भी यहाँ पे कस्टमर के घर छोड़ के आ रहे हैं। अगर हमारा एक्सपेंस नहीं फिर तो मतलब ही नहीं, है ना। जैसे आम शॉपकीपर्स की डिलीवरी वैन्स नहीं होती हैं, बट कंपनीज प्रोडक्ट को होलसेलर्स तक छोड़ के आती हैं, उनका वहां तक का कॉस्ट इंक्लूड होते हैं समटाइम्स। तो दैट इज कॉल्ड, अगर ऐसा है फ्री होम डिलीवरी है तो ठीक है, फिर वैन का एक्सपेंस हमारा हो गया। बैड, हाँ जी। अगर सर डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिखा है सिर्फ, तो हम किस में ऐड करेंगे? बट ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि ना वही ना कि यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म्स मिलेंगी। जहाँ एक कॉमन टर्म है ट्रांसपोर्टेशन, तो वहां मेंशन करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट अगर आ रहा है या फिनिश गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो देखना पड़ेगा। अगर वो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा, सॉरी, तब तो रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा, कैरेज इनवर्ड बन गया। क्या बोला मैंने? अगर रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, रॉ मटेरियल के साथ प्रोविजन है ना, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वहां आ जाएगा वो। और अगर हम सेलिंग गुड्स कस्टमर के घर पे छोड़ के आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सेलिंग का है, तो इसलिए वो वर्ड मिलेगा नहीं आपको। तो स्टैंडर्ड वर्ड मिलेगा डिलीवरी वैन्स, और वहां मिलेगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सो दैट एज ए स्टूडेंट आप डिसाइड कर सको। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, वो तो हमारे एम्प्लॉयज भी ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते हैं फ्री पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, तो बहुत कुछ है तो उसमें। तो वो वर्ड मिलने वाला नहीं मेरे हिसाब से, जब मिलेगा तो कुछ लिखा होगा, हिंट होगा साथ में ना, स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं उसका कोई। बैड डेट्स, बैड डेट्स किसका पार्ट है? वही एडमिनिस्ट्रेट नहीं, सेलिंग में आएगा सर। हाँ, जब आप गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हो तो भी तो बैड डेट्स होंगी, तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है बेटा। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ही हम बैड डेट्स का रिस्क लेते हैं, तभी तो हम सैम्पलिंग करते हैं।
या क्रेडिट करते हैं, ये सब हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। एक से पता है मुझे कि अगर मैं 100 पर्सन्स को क्रेडिट पे सेल करूंगा तो बिजनेस के कुछ बेटा रूल्स होते हैं, हमारे ट्रेडिशनली एक्सपर्ट्स कहते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि मेरे दादाजी कहते हैं, है ना, मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो ये कहते हैं कि भी 5% तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। बिजनेसमैन वही सक्सेसफुल होता है जो 5% से 10% तक का प्रोविजन लेके चलता है कि अगर मैंने मार्केट से 10 लाख रुपए लेने हैं तो 9 लाख ही आएगा, उसने उस 9 लाख रुपए ही कमा लेने हैं। जैसे उस 10 लाख में 3 लाख मेरा प्रॉफिट है ना, तो उसमें अगर 1 लाख डूब भी गया तो कोई बात नहीं, बिजनेस तो करो, 2 लाख तो अपने पास आएगा, वो 1 लाख तो प्रॉफिट से जा रहा है ना आपके। तो हम रिस्क लेते हैं जानबूझ के, क्योंकि हर कस्टमर बैड नहीं हो सकता एंड एवरीवन विल नॉट बी गुड, इसलिए कोई ना कोई तो बैड मिलेगा लाइफ में आपको, जो आपके पैसे लेके भाग जाएगा, मीन्स प्रोडक्ट का पैसा नहीं देगा आपको। तो हम क्रेडिट करते हैं, जानबूझ के रिस्क लेते हैं कि देखी जाएगी, एक बंदा मर जाएगा, पैसा मर, जैसे बोलते हैं आम लैंग्वेज में, एक बंदे से पैसा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पैसा मर गया हमारा, बाकी तो कमा लो, नहीं तो रिस्क लोगे नहीं तो फिर 10 के 10 कस्टमर जाएंगे आपसे, गोट इट ना। तो ये हमारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो मैं लेक्चर ऐसे फ्रेम कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो सब चीज़ें याद भी हो रही हैं। बाकी आप लोगों का रिवर्ट है, रिस्पॉन्स है। एडवर्टीजमेंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, ये तो दिख ही रहा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिलीवरी वैन का मेंटेनेंस एंड कीप, सेलिंग एक्सपेंस है। बैंक चार्जेस किस में आएंगे? बैंक चार्जेस किस में आएंगे बेटा? सर ये तो फाइनेंशियल वो नहीं होगा, सी एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं नहीं, बैंक चार्जेस, एक कौन बात कर रहा था? हार्दिक, पारस? हाँ बेटा, ये बैंक लोन का इंटरेस्ट थोड़ी हुआ। बैंक चार्जेस क्या होता है? क्या वो इंटरेस्ट होता है? नहीं, बैंक चार्जेस तो हमारी नॉर्मल चेक बुक चार्जेस हो सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर, में। हाँ ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकती है, ये तो बैंक के क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्जेस भी हैं करंट अकाउंट के। तो ये तो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंस और बैंकिंग चार्जेस, ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। बिजनेस को मैनेज करने के लिए तो बैंक अकाउंट है ना हमारे पास। जैसे आप बोलते सर मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करनी है फीस, आई कांट से कि मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है। अब बोलो सर ये आप पहले बिजनेसमैन हो, पहले इंस्टीट्यूट हो जिसका बैंक अकाउंट ही नहीं है, फिर तो मजबूरी होगी आपको ऑफिस में जाके पैसा देना पड़ेगा। एवरीवन वांट्स फैसिलिटी ना कि सर हमें आप गूगल नंबर दो, गूगल पे, पेटीएम नंबर दो या फिर अकाउंट नंबर दो, क्योंकि कोई भी ऑफिस में पैसा देने तो नहीं आने वाला इस टाइम पे जब लॉकडाउन है या कुछ ऐसा चल रहा है। तो एक अकाउंट चाहिए सबको। तो बिजनेसमैन के पास एक अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट बन जाता है, लीगल, बैंकिंग चार्जेस। हाँ अगर स्पेशल लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फिर हम बोलेंगे इट्स प्योरली फाइनेंशियल नेचर, तो इसे नहीं लेना। उसकी लिस्ट मैं बनवा दूंगा आपको, मैंने दिखाई भी थी आपको कल, उसमें से हम कॉपी भी कर सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा वो भी आपके साथ मटेरियल, और आप भी लिस्ट बना सकते हो जब जब भी वो पॉइंट्स आएंगे ना कि क्या क्या नहीं लेना। और कोई भी चीज़ फाइनेंशियल नेचर की अगर लगती है आपको, जो पैसा अरेंज करने पे हमने कोई डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, या फिर आपने कोई कमीशन पे किया उसके ऊपर, या बैंक को लोन का इंटरेस्ट पे किया, वो सब फाइनेंशियल नेचर है, वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट काउंटिंग का पार्ट ही नहीं है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है, वो पॉइंट्स स्कोप में नहीं आते। देन कमीशन ऑन सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा आप लोग देख लो, कोई डाउट है पूछो। सर हम्म, अगर सर हम किसी के ब्याज पे पैसा उठाते हैं और ब्याज को हम किस में लेंगे? फाइनेंशियल एक्सपेंस है बेटा, वो फाइनेंस ही तो है वो पैसा चाहे हमने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया हो या ऑफिस में लगाया हो, पैसा लेना कभी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो सकता। इसलिए हम हमेशा +2 से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज नॉट ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज ए फाइनेंशियल एक्सपेंस। इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे ऐड बैक करते थे, फिर फाइनेंसिंग में लाके माइनस करते थे, सब बातें वही हैं। बात है कि हमने कितनी नॉलेज के साथ उस कॉन्सेप्ट को किया है। कैश फ्लो कर लेना, 6 मार्क्स ले लेना, इट्स नॉट ए बिग इशू, सबके आ जाते हैं मार्क्स 6 मार्क्स, क्योंकि वो छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में +2 के अंदर, लेकिन उसके हर एक कंटेंट पे मास्टरी करना वो एक स्टूडेंट है ना। नॉलेज मैं हमेशा बोलता था कि अगर आपको फैन बनना है तो नॉलेज का बनो, पैशन चाहिए तो नॉलेज पे रखो। मार्क्स एग्जाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी नॉलेज है। तो इसलिए यार को कि इंटरेस्ट किसी भी चीज़ पे पे किया जाए,
वो उस पैसे को अरेंज करने का, यूज करने का खर्चा है, फैक्ट्री चलाने का खर्चा नहीं है। तो आई थिंक क्लियर है सबको। तो अब बेटा मैं आपके लिए एक फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ जिसमें कोशिट हमने बनाई हुई है आपके लिए, सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे सर 1 मिनट के लिए क्लास होल्ड पे रखनी होगी। सो मेकिंग यू ऑन होल्ड, डोंट लीव। यस एवरीवन, साउंड आ रहा है सबको? बेटा देखिए ये आपका पूरा सिलेबस है, ये आपकी जो बुक है उस पूरी बुक के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। तो मैं चैप्टर फर्स्ट ओपन कर रहा हूँ, कोशिट, जो चैप्टर 2 है आपकी बुक में। तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया है वो आपके सामने है, फॉर्मेट आपके सामने है। फॉर्मेट को मत ध्यान दो ज़्यादा, ये अपने आप याद हो जाएगा, इसको याद करने का ट्राई मत करो। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे, समझाया तो हुआ है आपको मैंने, और हमने लास्ट क्लास में उसको 3 बार रिवाइज भी किया था। पहले पूरा डिटेल में समझाया, फिर हमने साइड पे उसको शॉर्टकट में समझा, फिर हमने और शॉर्टकट में उसको विदाउट ओपनिंग क्लोजिंग समझा। तो वो अगर अभी भी लगता है कि नहीं याद होगा, क्योंकि शायद मैंने वो शेयर नहीं किया ना, वो मेरे माइंड से मिस हो गया, मैं शेयर कर दूंगा मटेरियल जिसमें से आप फॉर्मेट को याद कर सकते हो। बट डोंट, आप ट्राई मत करो। अगर ऐसा कुछ होता मैं आपके साथ शेयर कर देता उसी टाइम ना, कर दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे ना, अपने आप ही ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। आप देखो सबसे ऊपर लिखना है, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, नहीं तो एज ए होमवर्क करना है इसको। क्वेश्चन आपके ग्रुप में डले गए हैं, ये आपका होमवर्क है। कॉस्ट शीट लिखना है ऊपर, और बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। देयर आर नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट काउंटिंग एक इंटरनल सब्जेक्ट है, हम अपने लिए करते हैं, हमें किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। तो दैट्स वाई इसके फॉर्मेट्स बहुत सिंपल हैं, रफ फॉर्मेट्स हैं यू कैन से। ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग मींस कैलकुलेशंस। कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड, आपको बताया था कॉस्ट शीट बेटा हिस्टोरिकल नेचर की हो सकती है या एस्टिमेटेड, फ्यूचर के लिए बन सकती है। ये हिस्टोरिकल नेचर है, क्योंकि यहाँ ईयर ओवर होने के बाद बनाई गई है। ये पूरे ईयर के लिए भी बन सकती है, और ये 1 वीक की भी बन सकती है, 1 मंथ की। डिपेंड करता है आपकी प्रोसेस 1 वीक की है कि 1 मंथ की, या पूरे साल ही चलता है वो सिस्टम। तो वो आपको क्वेश्चन लिखा होगा फॉर द मंथ एंडिंग 30 सितंबर, तो पूरे महीने की बन गई वो, ये पूरे साल की है। तो जैसे हम लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, तो ऐसे हम लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग, पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर। अब न्यू बुक्स में जो है, अब ये तो हमारे नोट्स 2006 ऑनवर्ड्स हैं, ये 2006 ऑनवर्ड्स टाइपिंग है, इतनी पुरानी टाइपिंग है बेटा, कुछ सिलेबस चेंज नहीं होता। थोड़ा बहुत बीच में 1-2 क्वेश्चन डालते रहते हैं, बुक्स रिवाइज होती रहती है, तो ओवरऑल बट आपको सेम मिलेगा। तो ये तब से हम इसमें से टीच कर रहे हैं। रॉ मटेरियल, ठीक है जी, कोशिट फॉर द ईयर एंडिंग 2000, जो भी आपका न्यू डेट होगी बुक में वो लिख लेना, 31 दिसंबर या मार्च आपको दिया होगा बुक में न्यू क्वेश्चन के अंदर। अब आप इस फॉर्मेट को देखिए, देखिए आप मैच करो, रॉ मटेरियल प्रोडक्टिव वेजेस पहले आ गई, और दोनों टोटल क्या बन गया, Prime cost. प्राइम कॉस्ट। अब आपको याद थोड़ी करना है कि सर मैं क्लास के बाद बैठ के याद करूंगा कि रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्टिव वेजेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्रैक्टिकल चीजें हैं, याद हो जाएंगी। हमने ट्रेडिंग पीरियड के फॉर्मेट्स याद थोड़ी किए आज तक। कंपनीज अकाउंट्स में जरूर हम याद कर लेते हैं बैलेंस शीट वगैरह, यहाँ तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई सीक्वेंस भी नहीं है। ये कि रॉ मटेरियल लिखो पहले या वेजेस लिखो पहले, मोस्टली रॉ मटेरियल आता है फिर वेजेस, दोनों को ऐड किया प्राइम कॉस्ट। उसके बाद ये आपके बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स एक्सपेंसेस लिखो, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलो मैं लिखता हूँ 1 मिनट। आप पहले आइटम्स मैच करो, क्या सारी आइटम्स आ गई इसमें या कोई रहेगी, मैच करो बेटा फिर मुझे बताना। 1 मिनट ठीक है, मैं होल्ड कर रहा हूँ, उतने आप मैच करो।
हाँ जी बेटा, पढ़ लिया? साउंड आ रही है सबको? यस सर, पढ़ लिए। मैच हो गए सारे पॉइंट्स? मैच हो गए सारे पॉइंट्स? इस तरह से आपको लिखना है बेटा। ये आपका होमवर्क है और आपका फर्स्ट डे है कॉस्ट शीट के ऊपर भी और कॉस्ट काउंटिंग के न्यूमेरिकल पे भी। फर्स्ट डे हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज का हो, तो आपने इस तरह से एक प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट या कॉस्ट शीट। और यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, चाहे डायरेक्टर फीस पहले लिखो या अनप्रोडक्टिव वेज पहले लिखो, सिर्फ हमें यहाँ एक रिकग्निशन चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए कि हम ये सारे पॉइंट्स को फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखेंगे, कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके एवरीवन, चले आगे। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हमने इसको क्या करना है बेटा, फिर हम अभी ना एक दो तीन क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, देन आई विल डू वन क्वेश्चन लाइव, क्योंकि तब तक आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर हम पूरे फॉर्मेट को लाइव मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, ठीक है? परसों जैसे होगा तो आप चाहे ऑफलाइन आ जाना वहां पे इंस्टीट्यूट में, नहीं तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, आई विल डू ऑन दिस। तो आपको एक ही बात है, वो अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि व्हाइट बोर्ड आपको नहीं दिखेगा। यही चीज स्टूडेंट्स को वहां प्रोजेक्टर के थ्रू दिखेगी। आप ओल्ड स्टूडेंट आपको पता है या तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास एक ही मोड पे चलेगी, सेम टाइम पे, ठीक है जी? तो प्राइम कॉस्ट जब आ जाती है हमारी, प्राइम कॉस्ट में ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ऐड होने के बाद इसका टोटल, तभी मैं कहा था दो कॉलम्स होते हैं हमारे, ये कॉलम जो है डिटेल्स का कॉलम है, इसको भी कॉलम का आपको दे दो, कोई इशू नहीं है, कॉलम बन गया ये भी हमारा एक। तो ये कॉलम है डिटेल्स का, जहां पे हम कंटेंट्स दिखाएंगे। इसका टोटल आउटर कॉलम में जाएगा और हमारी प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बताओ? फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ, तो क्या नीड है हमें याद करने की प्रोफोर्मा? नहीं। इस तरह से मेरे साथ लगे रहो, दो तीन दिन याद हो जाएगा अपने आप ही। तो 71,000 प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसका नाम अगर बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लिखना है तो वर्क्स ओवरहेड। अच्छा, ये एक्सपेंसेस वर्ड भी एक्सपेंसिव नहीं लिखना, ये तो ओल्ड लिखा हुआ था पहले का, मैंने एक्चुअली ओल्ड फाइल ओपन कर ली। सॉरी, वर्क्स ओवरहेड, ठीक है? प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होगी? वर्क्स ओवरहेड। लेकिन एक ही वर्ड लिखना, ये नहीं कि आई विल शो माय नॉलेज कि मैं सब लिखूंगा वर्क्स ओब्लिक फैक्ट्री, वो थ्योरी है। न्यूमेरिकली एक ही चीज लिखनी है आपको, वट एवर यू लाइक, वर्क्स, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सब गुड है, बट एक हैबिट बना लो। इन सबको ऐड करने से हमारी क्या आएगी? फैक्ट्री कॉस्ट। पर यहाँ तो एक वर्ड होता था इंकर्ड, नहीं, यहाँ तो बेटा एक इंकर्ड वर्ड होता था, अब यहाँ क्यों नहीं इंकर्ड वर्ड? यहाँ इंकर्ड वर्ड क्यों नहीं है? ग्रोस वर्ड क्यों नहीं है? बिकॉज यही ग्रोस है, यही इंकर्ड है। वाई? बिकॉज दोनों में जो डिफरेंस डालता है पॉइंट, सेल ऑफ स्क्रैप, वो यहाँ मिसिंग है। याद हो गया ना प्रोफोर्मा फिर से? तो जैसे से हम एक एक कंटेंट पे बात करेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, ये हम रोज जब बोलेंगे तो ए टू जेड अपने आप एबीसी बन जाएगी। बेटा एक मिनट के लिए होल्ड करो। हाँ जी, तो जब हम फैक्ट्री कॉस्ट लिखते हैं, ग्रोस और इंकर्ड की जरूरत तब है जब सेल ऑफ स्क्रैप हो। अब यहाँ सेल ऑफ स्क्रैप तो है ही नहीं, तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि जैसे से हम एलिमेंट्स पे बात करेंगे वो याद होते जाएंगे, तो माइंड में ना सेट कर लो कि फैक्ट्री कॉस्ट
जब हमारी आ जाएगी, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, जब आ जाएगी तो वहां सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है, अगर है तो फिर ग्रोस भी लिखना है, फिर माइनस करके इनकट भी लिखना है, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है, इट्स ए फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप इसके अंदर ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर लो। एक्सपेंसिव वर्ड नहीं लिखना, क्या लिखोगे हम, क्या लिखेंगे बेटा हम, ओवरहेड। ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स, या आपको लाइक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वट एवर यू लाइक, ठीक है, आपकी मर्जी है, बट एक वर्ड लिखना है एंड मेक इट हैबिट कि वही लिखो हमेशा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, फास्ट होने के लिए ना हैबिट की नीड होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अब उसके अंदर क्या क्या है चेक करें। जितने भी बेटा ऑफिस के एक्सपेंसेस हमने टिक किए थे अभी, जहां पे हमने ओ लिखा था, वो सारे के सारे आप अभी मैच कर लो। अभी स्टार्टिंग डेज है तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से बननी चाहिए। जब एक बार आपको समझ आ गया फिर तो हम 3-4 क्वेश्चन भी कर सकते हैं एक दिन में, एंड ऑल आर द लॉन्ग क्वेश्चंस। ये सब के सब 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सीधा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के, या तो आएगा या नहीं आएगा, 15 मार्क्स का बनेगा। और ये तो बेसिक्स हैं, पूरे सिलेबस में चलेंगे ये वाले बेसिक्स। तो ऑफिस के एक्सपेंस कौन कौन से चेक कर लो। मैच हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही था ना ऑफिस के एक्सपेंसेस, यही थे बेटा। Yes, sir. तो ये 8 एक्सपेंसेस आपने लिख लिए यहाँ पे इनर कॉलम में। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, वर्ड्स क्वेश्चन में गिवन है, परफॉर्मा को इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि हम उसको याद करें। कौन सा हम सेम 2 का चैप्टर कर रहे हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस की परफॉर्माज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको याद करने के बाद ही बात बनेगी, जैसे हमने किए थे सेम 2 में। तो ये तो बहुत सिंपल है, करते करते याद हो जाएंगे, बस सिर्फ वर्ड्स की पहचान रखनी है कि कौन सा कहाँ है, उसी पे फोकस देना आपने अभी। तो ये यहाँ लिखिए हमने, इसका टोटल आ गया 5550। जैसे हमने ऐड किया तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये चीजें याद हो जाएंगी हमें कि ऑफिस के ओवरहेड्स ऐड करने से, मैंने आपको समझाया भी था कि ऑफिस याद करने के लिए बोला था कि ऑफिस हमारी फैक्ट्री का बैकअप है। जब तक ऑफिस के खर्चे ऐड नहीं होते तब तक बेटा हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आती। नाउ इट्स देयर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यहां ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड होती हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस होती हैं, बट इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी जस्ट बेसिक। ऐसे ही बेटा यहां फैक्ट्री के अंदर क्या पड़ा होता है, स्टोर में वर्क इन प्रोग्रेस। अभी मैं राहुल से बात कर रहा था कि हमारे स्टोर में 2 चीज होती हैं हमारे स्टोर के अंदर, ठीक है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ मर्जी रख लें कहीं भी, वो तो हमारा अपना डिसीजन, हमारा अपना बिजनेस है। मैं अपने घर से रूम में पढ़ाऊँ या इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ या आपके घर पे आके पढ़ा दूँ आपको, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो मेरी मर्जी होगी ना। लेकिन हर चीज की ना, जहां हम एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट काउंटिंग के अंदर स्टोर्स 2 चीजों के लिए रखे जाते हैं, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब तक मैं फैक्ट्री के अंदर रहूंगा, मुझे इसका ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर ऐड करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम में, इसका ओपनिंग क्लोजिंग मुझे फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस माइनस करना है, तो मेरा वहां पे फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी एक्चुअल नेटवर्ड। उसके बाद फिर ऑफिस के खर्चे ऐड होंगे, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग ऐड होगा, तो क्या आएगी फिर उससे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी फिनिश गुड्स, तो कमीशन नहीं ऐड किया हुआ इसमें। कमीशन तो बेटा सेलिंग में जाएगा ना, कमीशन सेल वो यहाँ का है ही नहीं, ऑफिस का थोड़ी कमीशन तो वही सेलिंग में दिख तो रहा नहीं कहीं। दिखेगा, वेट करो।
तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ होता तो हम यहाँ प्लस माइनस करते। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, हम ये मानेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ वो बात समझो ध्यान से। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होती है वेयर देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। देखो जितना बनाया बेच दिया, ना पहले का बचा हुआ था। ये जो वर्ड है ना बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस वे में मैं बोल रहा हूँ उस वे में उसको एडॉप्ट करो। बहुत ही सिंपल वे में बोल रहा हूँ। जहां ना पहले कुछ था हमारे पास फिनिश्ड, ना कुछ बचा, तो मीन्स जितना बनाया उतना बेच दिया। दैट्स वाई यहाँ आप इसको सीओपी भी लिख सकते हो और सीओजीएस भी लिख सकते हो डायरेक्टली, बिकॉज बीच की टर्म्स नहीं है। तो इससे हमें क्या समझाता है कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हर एक पॉइंट होगा, डिपेंड है वो तो क्वेश्चन की लेंथ पे। अब हम आते हैं लास्ट ओवरहेड्स पे। आज की क्लास में हमने सिर्फ एक क्वेश्चन करके क्लासिफिकेशन समझनी है। देन फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा आज, बाकी मैं देख लेता हूँ कितने बनेंगे क्वेश्चन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यस बेटा, इसमें एक लिस्ट है हमारे पास। अब आपका भी पेज ओवर हो जाएगा कॉपी का, तो नेक्स्ट पेज पे जाओगे आप ऐसी, तो ऐसी सेम परफॉर्मा नेक्स्ट पेज पे कॉपी हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अब हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का रेंट ऑफ वेयरहाउस, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स, 6 आइटम्स है बेटा। आप चेक कर लो क्या 6 आइटम्स ही थी जो हमने टिक की थी। सर हाँ जी, यस बेटा। सर क्लास लीव कर दिया। श्योर। हाँ जी बेटा, सब देखो 6 पॉइंट्स थे हमारे पास, मैच हो गए। Yes. अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके कितना आ गया 4600, इसको ऐड कर दो। 1,13,600 प्लस 4600, और आपको पता है ना जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी ऐड कर देते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, टोटल कॉस्ट पे, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। इसी का एक और नाम है, टेक्निकली इट्स ऑल्सो कॉल्ड टोटल कॉस्ट। तो एक लेमन वर्ड यूज होता है ना, आउट ऑफ कॉस्ट काउंटिंग। तो हमारा जो कॉस्ट काउंटिंग का वर्ड है कॉस्ट शीट का, अगर वो लिखो ज्यादा बेटर है। क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ, Same. यस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब हम कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंच गए तो समझो हम कस्टमर के घर तक पहुंच गए। जैसे आपके घर पे पिज्जा डिलीवर होता ही होगा ना, ऐसे कोई अमेजोन से प्रोडक्ट आपके घर पे आता है, तो जब आपके घर तक पहुंच गया उसके बाद तो उनका काम खत्म हो गया। आप पिज्जा तो आप ही खाओगे, वो थोड़ी कंपनी ने खाने, वो तो आपके घर तक पहुंचाने का काम था उनका। उसके बाद आप जो मर्जी करो उसके साथ। दैट इज कॉल्ड कि हम कस्टमर के घर तक डिलीवरी वैन का पेट्रोल, मेंटेनेंस सर्विस, ड्राइवर की सैलरी, एडवर्टीजमेंट, है ना, वारंटी गारंटी, बैड डेट, सब कुछ हमने डाल दिया इसके अंदर जो हमारा खर्चा आ रहा है। तो ये सब करके टोटल आ गया 1,18,200। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट। ये हमारे, अच्छा इसके बाद कोई कॉस्ट नहीं है। अब पिज्जा खाने की कॉस्ट तो कस्टमर की है ना, वो थोड़ी हम खिलाना है उसको। तो दैट्स वाई हमारा काम था उसके घर पे पहुंचाना, पहुंचा दिया। एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको बुलाना, उसको अवेयर करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, सब कुछ, सेल्स डिपार्टमेंट का सारा खर्चा, एवरीथिंग इंक्लूड है। तो इट मीन इसके बाद 1 रुपया भी कॉस्ट नहीं है हमारी जो हमें खर्च करनी है। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब ये जो स्टेटमेंट है ये है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, नॉट प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट्स का बताया नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप आगे जाओगे सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, आपको कॉस्ट के साथ प्रॉफिट भी बताया होगा, तो प्रॉफिट ऐड कर दो बस। अगर मुझे बताया हो कि मुझे 25% प्रॉफिट अर्न करना है इसके ऊपर, तो 25% ऑन कॉस्ट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 25% ऑन सेल है तो फिर हम उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे, 25/75 हो जाएगा। यार आपको आता भी और बाद में बात भी करेंगे इसके ऊपर हम। तो फिर प्रॉफिट ऐड होकर क्या आ जाएगी, सेल प्राइस। और सम केसेस में सेल प्राइस गिवन होती है, तो प्रॉफिट एज ए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। हम लिखेंगे एड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, यहां ऐड हो जाएगा। एंड क्या दिया होगा हमें क्वेश्चन में,
सेल प्राइस। सेल प्राइस। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे, आज भी 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिनिमम करोगी, आपको आइडिया देगा। अच्छा, कुछ ये ना स्पेशल चीजें होंगी, जैसे आपको बोला गया होगा क्वेश्चन में कि कॉस्ट पर किलोग्राम पर टन निकालो। तो ठीक है ना, 1,18,000 में कितने टन प्रोडक्ट बनता है? क्वेश्चन में लिखा है बेटा, लास्ट में चेक करो, 14,775 टन हमने प्रोड्यूस किया। तो फिर एक टन की कॉस्ट क्या है? 8 रुपए। तो अब हमारे मैन्युफैक्चर को क्लियर हो गया कि मुझे घर पे, अगर मैं बिजनेसमैन की लैंग्वेज में बोलूं कि देखो जी हमें घर पे 8 रुपए का पड़ता है, अब इसको बेचना है, 9 रुपीज में बेचो, 20 रुपीज में बेचो, 30 में बेचो। कंपनी तो बेटा पता नहीं कितने प्रॉफिट ऐड करके बेचती है, 8 रुपए की चीज को 800 में बेचती है। तो मतलब ये आपके ऊपर है, प्रॉफिट कितना कमाना है कस्टमर से। प्रॉफिट रेट 10% है कि 300% है कि 400% है ना। एडिडास का एक शू जो 8,000 का बिकता है, मुझे लगता है कि उनको 1,000 का मुश्किल से पड़ता होगा। बाकी सब उनका एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट सब उसी पे खर्च करते हैं वो। उसकी एक्चुअल कॉस्ट विदाउट एडवर्टीजमेंट मेरे को 1,000 होती होगी, बाकी सारा पैसा तो ऐड पे खर्च करते हैं वो। बाकी कंपनी का प्रॉफिट हो गया। किसकी पॉकेट से जा रहा है? हमारी पॉकेट से। पूरा बर्डन कस्टमर के ऊपर है। तो जितना ब्रांडेड चीजों को खरीदोगे उतनी वो महंगी मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने ऐड का खर्चा आपसे कवर करना है, ये बात आपको ही पता है। लोकल मेड आपको हमेशा सस्ता मिलेगा, क्योंकि उनको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड नहीं करने। बस आप मुझे जानते हो, मैं इन्वर्टर बनाता हूँ, बंसल इन्वर्टर मेरा नाम है, आप लोकल जानते हो, आपके घर में मेरा इन्वर्टर लग जाएगा। मैंने कौन सा ऐड करनी है न्यूज़पेपर के थ्रू या प्रिंट मीडिया या किसी और मीडिया पे। तो मेरा इन्वर्टर आपको सस्ता मिलेगा, ब्रांड्स के इन्वर्टर्स महंगे मिलेंगे। गॉट इट ना माय एग्जांपल जो मैंने कंसाइनमेंट चैप्टर में दी थी आपको सेम में। खैर ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई है। ये स्पेशल चीजें चलती रहेंगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलती रहेंगी। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप और सबको समझ आ गया होगा। एंड अब सेकंड क्वेश्चन है आपका होमवर्क। अब जैसे आप सेकंड क्वेश्चन में जाओगे, जरूरी नहीं कि आपसे हो ही जाएंगे, आप एक ट्राई देना। बस मैं होमवर्क दिखाता हूँ कब तक है आपका, सॉरी कहाँ तक है आपका। जैसे ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, अब मैं फास्ट टाइप पे बोल रहा हूँ बेटा, है ना, स्पीड को मैच कर सके ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। आज का मिनिमम होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन बस। आपकी इंटेलिजेंसी के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप 3-4 क्वेश्चन कर सकते हो वैसे, ठीक है। बट अभी 2-4 चीजें पेंडिंग है, तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद आपका कंप्लीट चलेगा सिस्टम। तो स्टेटमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यहाँ पोक का प्रॉफिट आएगा। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का एड परचेज, एड कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इन वर्ड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आ गया। एड डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सबकी पहचानों में है ही है। हाँ, इसमें एक पॉइंट मिलेगा मैनेजर की सैलरी का, वो लिखा हुआ है कि 3/4 फैक्ट्री में डालना है, 1/4 ऑफिस में। तो कोई पॉइंट तो बना नहीं आपके लिए, आप तो अकाउंट स्टूडेंट हो 3 साल से, तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी है। 3/4 1/4 कैसे करेंगे? सिंपल एडजस्टमेंट मीन्स फाइनल अकाउंट्स आप कर चुके हो 3 साल। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में सारा लिखा हुआ है, इसमें मैनेजर की सैलरी भी आ गई 1/4। ये देखो 10,000 का 3/4 यहाँ आ गया, फास्ट टैग पे समझ सको तो ठीक है। और 10,000 का 1/4 इधर आ गया, यहाँ भी ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ टाइपिंग नहीं हुई हुई, 10,000 का 1/4। वो एक एडजस्टमेंट है सिंपल सी। जनरल एक्सपेंसिव ऑफिस के होते हैं, सीओपी आ गई, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं सारे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट दिया है तो सेल आ जाएगी, सेल दिया तो प्रॉफिट आ जाएगा, वो देख लेना क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करने वाली, इनकम टैक्स एंड डिविडेंड आर एक्सक्लूडेड। तो बेटा यहां से ना नोट्स बनेंगे आपकी, तो क्या करो, एवरी ईयर मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि आपके चैप्टर के लास्ट पेज पे चेक करो, जहां पे न्यूमेरिकल्स ओवर होते हैं बुक के अंदर, लास्ट पेज पे स्पेस होता है हमारे पास, जहां पे लास्ट क्वेश्चन, तो वहां एक लिस्ट बनाओ, लिखो दोज एक्सपेंसेस विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। तो नंबर 1 लिखो वहां पे इनकम टैक्स। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मैंने आपको दिखाए थे उस दिन, उसमें सारे लिखे हुए हैं एक साथ, तो या तो उसी को याद कर लो, या जैसे से आपके सामने से निकलेंगे आप समझ आ जाएंगे। ये सब के सब हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना, वो हमारी कोई कॉस्टिंग तो हुई नहीं, वो तो प्रॉफिट के बाद की बात होगी। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड
प्रॉफिट रिलेटेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देते हैं, प्रॉफिट तो बांट रहे हैं ना, एक बार प्रॉफिट आ गया तो उसका एक पार्ट गवर्नमेंट को गया, एक पार्ट शेयर होल्डर को गया, ऐसा से, ठीक है, ये चीजें। तो ये हमें नहीं लेनी। तो सेकंड क्वेश्चन ने हमें ये समझाया है, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में है, सेम ऐसे ही बेटा, सेम 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 चलेगा, कोई चेंज नहीं है। उसमें कुछ पॉइंट नोट कर लो। अगेन इनकम टैक्स है, एडवांस पे करो या आउटस्टैंडिंग पे करो, इनकम टैक्स ही नहीं आना तो एडवांस पेमेंट और टैक्स भी नहीं आएगी। एक ये पॉइंट हो गया, बिकॉज दिस इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है मैन्युफैक्चरिंग से, वो तो उसके बाद में उसको बांटने की प्रोसेस है कि कितना शेयर किसका है। लाइन में कौन कौन खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं बेटा डिवेंचर होल्डर्स, उन्हें इंटरेस्ट चाहिए, बैंक वगैरह, और फिर खड़े गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। फिर खड़े हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, जनरल रिजर्व्स, इन सबको प्रॉफिट देना होता है हमें। तो ये तो बाद की बात है, हमारा काम तो सिर्फ कॉस्टिंग तक का है। ये तो हम सिर्फ वैसे प्रॉफिट दिखा रहे हैं ताकि हमारी कॉस्ट शीट का नाम कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज हमारा काम सिर्फ यहाँ तक का है कॉस्ट काउंटिंग का। प्रॉफिट कैलकुलेट करना हमारा काम नहीं है। कॉस्ट काउंटिंग इज रिलेटेड ओनली विद टोटल कॉस्ट। ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा में हम प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस दिखा रहे हैं ताकि कॉस्टिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की सेल प्राइस तक कोट कर सके, तभी कॉस्ट शीट का पर्पस कंप्लीट होता है, चाहे वो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट हो या हिस्टोरिकल हो। अदरवाइज मेरा मेन हमारा काम है कॉस्ट तक पहुंचना। दूसरे पॉइंट्स हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट बेटा कोई भी हो, ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो, ये हम अपने कस्टमर्स के साथ हमारा एक कंसेशन है, इसका हमारी कॉस्टिंग से कोई लिंक नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाला जाता है, तो आपकी एक बार सेलिंग प्राइस आ गई 250, उसके बाद आप 250 के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हो कस्टमर्स को, तो वो तो बाद की बात होगी ना। हमारी कॉस्ट शीट तो सेल प्राइस निकालने के साथ खत्म होगी। अब आप इसको एमआरपी पे ट्रेड डिस्काउंट दो, फिर पेमेंट आने पे कैश डिस्काउंट दो 5%, ये सब बात की बातें हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमारा कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, ये सिर्फ एमआरपी के ऊपर निकाला जाता है, एमआरपी को कम कर देता है, हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं जो हमने प्रॉफिट ऐड किए हुए हैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट्स को कम करना एक वो स्टेप है ट्रेड डिस्काउंट देना, कोई एक्सपेंस नहीं है ये हमारा। हाँ, ये किसका एक्सपेंस है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में शो ही नहीं होता। कैश डिस्काउंट एज ए फाइनेंशियल नेचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आता ही नहीं। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रहती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो वहां से आप दोबारा देख सकते हो लेक्चर को, मोबाइल ऐप पे आप लोग हो ही सब लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए नहीं, बस 3 क्वेश्चन करेंगे बेटा, उसके बाद तो फिर थोड़ा पैटर्न चेंज भी होगा क्वेश्चंस का। तो आज का होमवर्क है फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन 1 to 3 से ही स्टार्ट करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे, होमवर्क चेक करवाएंगे आपको, जो जो भी कुछ चेक करना हो तो सोल्यूशन में चेक कर लेना, फिर फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लास ओवर कर रहा हूँ, एनीथिंग एल्स एवरीवन? और दूसरा बेटा, थैंक यू सर। हाँ, ऑनलाइन क्लास में वेरिएशन तो रहेगी 5-10 मिनट की ना, ठीक है, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम।